नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांकुबा। दोस्तों, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तैयारी थ्रू पीवाईक्यूज को कंटिन्यू करेंगे और पॉलिटी के 2014 के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह के यूपीएससी सवाल पूछता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीवाईक्यू से प्रेरित होकर एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बनाई गई है। इस टेस्ट सीरीज को आप केवल 199 में हमारी वेबसाइट पे जाके www.tyaari360 पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 उसके सक्सेस के लिए। इसी तरह से अगर आप सीसेट में थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं या फिर डाउटफुल हैं तो 20 आवर्स से भी कम समय में आप हमारे इस क्रैश कोर्स के द्वारा अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। 20 घंटे से भी कम वीडियोस आपके लिए हैं यहाँ पे हैं एंड पीवाईक्यूज के थ्रू ही कंसेप्ट को आपको समझाया गया है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 कमेटीज का नाम दिया गया है। पहली है द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स दैट इज पीएसी, दूसरा है एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड चौथा है द कमेटी ऑन पिटीशंस। ये तीनों जो कमिटीज हैं ये फाइनेंशियल कमिटीज है, फाइनेंशियल मुद्दों पे नजर रखती कमिटीज हैं। इनमें अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको कंटेंट का पता है, अगर आपको नंबर्स का, फैक्ट्स का पता है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। बहरहाल द राइट आंसर हियर इज एस्टिमेट्स कमेटी, क्योंकि एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स हैं। ये 30 के जो 30 मेंबर्स हैं कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। वहीं पे अगर हम पीएसी की बात करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका जो गठन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था एंड सबसे ओल्डेस्ट कमिटीज में से एक मानी जाती है। इसमें 22 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। वहीं पे अगर मैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करूं, अगेन 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से अगेन ये जो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो कमेटी है 1964 में बनाई गई थी कृष्णा मेनन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। इंक्वायरी कमेटी की अगर मैं बात करूं या जो पिटीशन कमेटी की बात करूं, ये राज्यसभा के 10 मेंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे लोकसभा के 15 मेंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही सदनों में अलग अलग कार्य करती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। देखिए हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और इन शेड्यूल्स का कंटेंट हमें पता होना चाहिए। बेसिकली इनमें क्या क्या किस शेड्यूल में दिया गया है वो लिस्ट हमें याद होनी चाहिए। अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो इट इज गिवन इन 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया था 10th शेड्यूल? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के थ्रू टू कर्ब द डिफेक्शन। ये जो आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स है इसे कर्ब करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। है क्या इसमें? देखिए इसके कुछ प्रोविजंस, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हमें याद करने होंगे। जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब लागू होता है? अगर हम 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर एक निर्दलीय विधायक या एक निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी दल को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, या फिर कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है अपनी पार्टी के दिए गए आदेशों को ना मान के उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं, इस तरह के जो मैटर्स हैं उनमें 10th शेड्यूल लागू होता है। इसी तरह से अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर है, वो आफ्टर द पासिंग ऑफ 6 months ऑफ हिज और हर नॉमिनेशन इन लेट्स से राज्यसभा, वो अगर जाके किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने की विंडो मिलती है आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा कि वो जाकर किसी भी दल को चुन सकते हैं, उसके बाद में नहीं। ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए कहते जी, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। अब देखिए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आखिरी डीपीएसपी है वो जो हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें ये प्रिंसिपल दिया गया है। इसके अलावा जो 4 ऑप्शन है उनमें यहाँ पे कुछ खास इसका जिक्र हमें नहीं देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया। देखिए प्लानिंग इन इंडिया से जुड़े हुए इनमें से कौन सी बॉडीज जुड़ी हुई हैं? फर्स्ट इज फाइनेंस कमीशन, दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, चौथा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड पांचवा है पार्लियामेंट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट की बात चल रही है, अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये कहीं वाकई में प्लानिंग से जुड़ी हुई बात तो नहीं करते होंगे इन मिनिस्ट्रीज में? वहीं पे आप फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं विच एडवाइजेस ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब ऐसा लग सकता है प्राइमा फेसी कि यार ये जो सारी बॉडीज हैं ये सभी की सभी प्लानिंग से बात करते हो, प्लानिंग के मुद्दों से जुड़ी हुई बात करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंस कमीशन
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये तीनों ही सही ऑप्शन नहीं है। द राइट ऑप्शन हियर इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द पार्लियामेंट। अब देखिए एनडीसी का फंक्शन क्या था, बेसिकली जो उस समय का प्लानिंग कमीशन था वो कुछ प्लान्स बनाता था, उसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन होता था वो एनडीसी के द्वारा लिया जाता था। एंड पार्लियामेंट अगेन द सुप्रीम बॉडी है जो कि प्लानिंग से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं पार्लियामेंट के सामने डिस्कस होते हैं। कैबिनेट अगर कोई लेट्स से बिल लेकर आता है, कोई प्रपोजल लेकर आता है तो वहां डिस्कस किया जाता है। सो वहां पे पार्लियामेंट का प्लानिंग में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी ये जो बॉडीज हैं उनका प्लानिंग में ऐसा कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की भी अगर मैं बात करूं, दे डिस्कस एंड दे सुपरवाइज की जो स्कीम्स हैं क्या वो वाकई में इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब देखिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के कौन से इनमें से फंक्शन है। पहला क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स। दूसरा है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज। एंड तीसरा क्या है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। नाउ आप देखिए यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं ही हो सकता, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। दूसरा एंड पहला ऑप्शन जो है इनमें से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स डेफिनेटली ये बनाते हैं। अगर हम बात करें जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज कि भाई क्या ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज देते हैं, तो डेफिनेटली ये भी देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें से अगर मैं बात करूं आपको एलिमिनेट करना था, ये नहीं हो सकता है। इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ लक्ष्मीकांत ऑल्सो तो आप समझ जाएंगे कि यार ये नहीं होगा। ठीक है चलिए, सो ये फंक्शंस हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इन फंक्शंस को जरूर पढ़ें। ड्राफ्टिंग द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स, फैसिलिटेटिंग द इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, dissemination of the decisions made during the cabinet meetings, monitoring and implementing the decisions taken in these meetings। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन इन विच which places effective restrictions on the individual liberty in the interest of the state authority। दूसरा, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जहां बात आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि इंडिविजुअल्स के हितों के लिए, पॉपुलेशन के हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए सरकार के ऊपर लगाम लगाती है, ना कि उल्टा। यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जी सरकार के हित के लिए इंडिविजुअल्स की लिबर्टी के ऊपर शिकंजा कसती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है? इसका जवाब है नहीं। दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट, सो राइट ऑप्शन इज बी विच इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, विच रिस्ट्रिक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। सो वही चीज मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन भी करके बताई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब इनमें से कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? सबसे पहला क्या है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, दूसरा है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। तीसरा, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड चौथा क्या है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको देखना है कि भाई इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन से सही ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 और 3 है, या फिर 2 उसमें इंक्लूडेड है, या फिर 4 भी इंक्लूडेड है। सो ऑफकोर्स 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 200 में ये बात कही गई है कि कोई भी अगर बिल है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। उसमें क्या क्या ऑप्शंस गवर्नर को दिए गए हैं वो भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो प्रेसिडेंट गवर्नर जो है, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से आ रहा है तो उसको असेंट दे सकते हैं, असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल को। इसके बाद अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं, वो मैंने आपको बताया कि भाई प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसके लिए भी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नर के द्वारा ही दी जाती है। इसमें इट इज द पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and for allocation among the ministers of the said business। दूसरा क्या है, all the executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister। now पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भाई कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस इज
इसके लिए जो भी रूल्स होते हैं आर्टिकल 77 में बताया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप आर्टिकल्स को याद करना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल्स में क्या दिया गया है वो देखना चाहते हैं, तो मेरी एक शॉर्ट्स की सीरीज चलती है यूट्यूब पे। आप उस शॉर्ट्स की सीरीज में विद इन 1 मिनट हर आर्टिकल को आप देख सकते हैं। उसमें लगभग 80-90 आर्टिकल्स मैं कवर कर चुका हूं। मेरी कोशिश है कि सारे के सारे आर्टिकल्स आने वाले दिनों में मैं कवर करूं। इसी चैनल पे आपको वो सीरीज मिल जाएगी। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि लक्ष्मीकांत में क्या बात कही गई है, आर्टिकल्स में क्या बात कही गई है, दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, वो आप वहां पे समझ सकते हैं। चलिए, दूसरी बात यहाँ पे कही गई थी क्या भाई, कि भाई जो भी एक्शंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के नाम में लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में सारे एक्शंस लिए जाते हैं, which is again mentioned in again article 77। ठीक है जी, चलिए, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास वेस्टेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वेस्टेड है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। देखिए, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। कोई मेंशन हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि भाई देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सबसे पहले इसको डिस्कस करें। लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है हमारे मंत्रिमंडल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एंड लोकसभा का कॉन्फिडेंस जब तक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तब तक वो चल रहे हैं। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगी। ये केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि भाई देखिए, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो कहां पे मेंशन्ड है, लोकसभा के जो रूल्स हैं उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेंशन किया गया है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है। कहते द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स विच अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन। बहुत ही सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में पावर है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू यहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आता, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, रिट ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं आता है। कभी भी कोई ऐसा मामला है जहां पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मैटर को डील कर रहा है, उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। एंड कोई भी ऐसा मामला जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर एंड फ्यू स्टेट्स एट वन हैंड एंड फ्यू स्टेट्स एट अदर हैंड, या फिर कुछ यूटीज के बीच में और सेंटर के बीच में कोई भी ऐसा इशू आता है, तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, दीज आर डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। आर्टिकल 131 आप इसमें पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसमें दी गई है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहां दी गई है, दैट इज आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये डिस्क्रिशन है या पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि वो अपनी कोई एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर को बढ़ाने के लिए पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, राइट आंसर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में भी हमें देखने को मिला, जो नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट है उसे 31 से 34 सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया, एंड दिस 34 इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कुछ क्वेश्चंस 2014 में हमें देखने को मिले थे। बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को रिवाइज करवाना चाहता हूं। मेरी जो टीम के कलीग्स हैं वो भी इस तरह से आपके लिए और सेशंस लेकर आ रहे हैं। आप इन सभी सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटीज अगर रिक्वायर्ड है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.tayari360.com। आने वाले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।